हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द राइजिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th की कंप्लीट इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस 2023 एंड 24। इस सीरीज़ के अंदर हम क्लास 12th के हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और ऐसी ही एक सीरीज़ हमारी पहले से चल रही है जो कि क्लास 11 से रिलेटेड है। तो चलते हैं आगे और इंडेक्स पे एक बार नज़र डालते हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम कौन कौन से चैप्टर क्लास 12th में कवर करने वाले हैं। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम क्लास 12th प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सभी प्रकार के चैप्टर्स जितने भी आने वाले हैं वो सब कवर करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। और चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि हमारा रहने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अकॉर्डिंग टू चैप्टर के नाम के हिसाब से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है सर्कुलर। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का मतलब होता है जो चीज़ जहाँ से चली है घूमकर वहीं पर आएगी, उसी को सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर का मतलब क्या है? जो चीज़ जहाँ से चली है घूमकर वापस वहीं पर आए तो उसी को सर्कुलर बोला जाता है। फिर सेकंड वर्ड है हमारे पास फ्लो। फ्लो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक इनफ्लो मतलब पैसा आएगा, और एक आउटफ्लो मतलब पैसा जाएगा। पैसा ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो इनकम से रिलेटेड है, वही हमारा चैप्टर है। तो इनफ्लो मतलब पैसे का आना, आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। लेकिन पैसा आने से पहले और जाने से पहले पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप इनकम अर्न नहीं करोगे, जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप उसका फ्लो कैसे करोगे? तो इनकम अर्न करने का क्या तरीका है, इनकम को किस तरीके से अर्न किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो इनकम अर्न करने के लिए हमें प्रोडक्शन करनी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इनकम अर्न करने के लिए हमें क्या करना है? प्रोडक्शन। तो हमें कैसे पता है इनकम को अर्न करने के लिए प्रोडक्शन ही करना है? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में मैंने इस पूरे प्रोसेस को समझाया हुआ है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि प्रोडक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, जो हमारा स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th में, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, या फिर आपने कोई चैप्टर पढ़ा होगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो वहाँ पर हमने देखा है कि प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज कितने होते हैं? तो ये आपको सबको पता होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जैसा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है, वो बिजनेसमैन है, या बोल सकते हैं वो फैक्ट्री ओनर है जो रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने वाला है। रिसोर्सिस का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करने वाला है ताकि वो क्या कर सके? इनकम अर्न कर सके। अब प्रोडक्शन से इनकम कैसे होगी? रिसोर्सिस को यूज़ करेंगे तो इनकम कैसे होगी? तो जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं किसी की ज़मीन का इस्तेमाल करता हूँ, किसी की लैंड का इस्तेमाल करता हूँ, या मैं उसके ऊपर फैक्ट्री लगाता हूँ, तो उस लैंड के बदले मुझे उसे क्या देना पड़ेगा? मुझे उसको रेंट देना पड़ेगा। उस लैंड के बदले मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा उस। और अगर मैं किसी से काम कराऊंगा तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? वेजेस देने पड़ेंगे। अगर मैंने किसी से पैसा लिया है और उस पैसे को मैंने अपनी बिजनेस में लगाया हुआ है तो उसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर जो मालिक है उस फैक्ट्री का या प्रोडक्शन यूनिट का, उसको क्या मिलता है इन रिटर्न? तो उसको मिलता है प्रॉफिट। तो समझ आया आपको कि इनकम हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूं कि इनकम अगर आप अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज हमारे पास कितने होते हैं? तो रिसोर्सेज हमेशा याद रखना ये 4 होते हैं, ना ही ये कभी 3 हो सकते, ना ही कभी 5 हो सकते। आप जितना मर्जी इकोनॉमिक्स में पढ़ लेना, कितनी आप पीएचडी लेवल तक भी पढ़ोगे तो भी आपको रिसोर्सेज ये 4 ही नज़र आने वाले हैं। और अगर मैं किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए तो उसके बदले मुझे उसको कुछ देना होगा, इन रिटर्न मुझे उसको कुछ पैसा देना होगा, और उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन सभी को अगर मैं प्लस कर लेता हूँ, तो इनको 2 तरीके से अब देखा जा सकता है।
दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। दो कौन कौन से तरीके हैं? तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है प्रोड्यूसर का और एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ओनर ऑफ रिसोर्सेज का। एक पॉइंट ऑफ व्यू है प्रोड्यूसर का और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ओनर ऑफ रिसोर्सेज। प्रोड्यूसर के लिए तो जो ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट है, ये प्रोड्यूसर के लिए क्या मानी जाएगी? तो ये प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि इसे ये पैसा देना होगा प्रोडक्शन कराने के लिए। लेकिन ओनर ऑफ रिसोर्सेज के लिए यही रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब क्या माना जाएगा? तो ये इनकम मानी जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो, आप खुद ही सोच के देखो, अगर मान लो मैं किसी को 10 रुपीज़ दे रहा हूँ उससे काम कराने के लिए, तो सामने वाले को इनकम भी कितने की हो रही है? 10 रुपीज़ की हो रही है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी रिसोर्सेज को यूज़ करने की जो कॉस्ट होती है, वही सामने वाले के लिए क्या मानी जाती है? इनकम मानी जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनकम को अगर अर्न करना है तो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज यूज़ करोगे तो आपको इनकम जनरेट होगी। इतना समझ आया? तो आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है उसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। इसके लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो, या हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो देख सकते हो। इकोनॉमी हमारे पास कितने प्रकार की होती है ये अब हमें समझना है क्लास 12th के अकॉर्डिंग। तो क्लास 12th में इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और दूसरा हमारे पास ओपन इकोनॉमी होती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो आप आगे चलोगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी भी हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्लोज्ड इकोनॉमी भी दो हैं। एक हमारे पास 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, एक हमारे पास 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो 2 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास हाउस होल्ड एक पहला सेक्टर है, और दूसरा हमारे पास प्रोड्यूसर या फर्म है। 3 सेक्टर में कौन से सेक्टर्स हैं? हाउस होल्ड और फर्म तो रहने ही वाली है। तीसरा कौन आएगा? तो तीसरे हमारे पास गवर्नमेंट आती है। और 4 सेक्टर के अंदर हमारे पास हाउस होल्ड्स, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिनको हम फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमी या जो कंट्री ओवर द बाउंड्रीज या अक्रॉस द बाउंड्रीज ट्रेड नहीं करती है, या हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में जो फॉरेन ट्रेड नहीं करती है, उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और जो कंट्री या इकोनॉमी फॉरेन ट्रेड करती है उसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन वर्ड यहाँ पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को या अपनी कंट्री को दूसरी कंट्रीज़ के लिए या दूसरी इकोनॉमीज़ के लिए ओपन कर दिया है, और कोई भी व्यक्ति वहाँ से आ सकता है, और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से कोई भी व्यक्ति जा भी सकता है, और वो वहाँ पर जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर ओपन इकोनॉमी में देखोगे तो 4 सेक्टर्स हैं, और 4 सेक्टर में जो हमारा लास्ट सेक्टर है वो फॉरेन सेक्टर ही है। इसका मतलब बाहर से, एब्रॉड से कोई भी आ सकता है, और कोई भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से एब्रॉड जा सकता है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है, हमने देख लिया क्लोज और ओपन में क्या डिफरेंस है, और फिर हमने देखा कि हमारे पास क्लोज में 2 सेक्टर 3 सेक्टर इकोनॉमी है, और ओपन में हमारे पास 4 सेक्टर्स इकोनॉमी है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमें कौन सी इकोनॉमी पढ़नी है, क्लोज पढ़नी है या ओपन पढ़नी है? अकॉर्डिंग टू क्लास 12 हमारे सिलेबस में क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में फिर दोबारा से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी पढ़नी है या 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी पढ़नी है। तो हमें क्लास 12 में 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी पढ़नी है, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। 3 और 4 सेक्टर हम तब पढ़ेंगे जब हम ग्रेजुएशन में आ जाएंगे या बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे। तो 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी को हम और क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आ रहा है 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, या फिर लिखा हुआ आ रहा है सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, या फिर क्या लिखा आया है सिंपल इकोनॉमी, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। सिंपल इकोनॉमी बोल लो, 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी बोल लो, दोनों ही हमारे लिए क्या मानी जाएंगी? सेम मानी जाएंगी। और 2 सेक्टर हमारे पास कौन कौन से होने वाले हैं? तो एक हमारे पास हाउस होल्ड्स है और दूसरे हमारे पास फर्म है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होगे क्लाउड टाइप में आपको एक इंटरसेक्टोरल फ्लो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्लाउड में एक इंटरसेक्टोरल फ्लो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इंटरसेक्टोरल का मतलब क्या होता है? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला कि हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं।
तो दो सेक्टर्स मतलब एक हाउस होल्ड और एक फर्म, तो दो सेक्टर्स के बीच में हमारी इनकम जो है वो क्या करेगी, फ्लो करेगी। दो सेक्टर्स के बीच में हमारी इनकम क्या करेगी, फ्लो करेगी, इसीलिए हम इसको इंटर सेक्टोरल फ्लो बोलते हैं। अच्छा, कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इंटर वर्ड में, और एक और वर्ड होता है हमारे पास इंट्रा। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से सुनना। आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा कि कई बार इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब क्या है कि जो स्कूल वाले हैं या जो कोई भी एक स्कूल है उसके बच्चे आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, या दो अलग अलग स्कूल्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्कूल्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इंटर सेक्टोरल का मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग सेक्टर, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन से सेक्टर हैं, एक हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरे हमारे पास फर्म सेक्टर है। तो इन दोनों सेक्टर्स के बीच में क्योंकि फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम इसको इंटर सेक्टोरल फ्लो कह रहे हैं। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के चैप्टर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने कंसेप्ट्स को पूरा कर सकें और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच, बाय।